नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मठाधीश और माफिया को एक जैसा बताने वाले अखिलेश यादव को आज करारा जवाब मिल गया? सवाल यह भी है कि योगी ने राहुल अखिलेश की जोड़ी को भस्मासुर क्यों कह दिया? गाजियाबाद में आज एक कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्माचार्य को माफिया बताने वालों में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। तो क्या यह तुष्टीकरण वाली सियासत पर बड़ा हमला रहा? योगी आदित्यनाथ के वार पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया और मठ के मठाधीशों और संतों को अलग बताने की कोशिश की। इससे पहले सीएम योगी के दंगाइयों वाले बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बगैर नाम लिए साधुओं की तुलना रावण से की। सवाल है कि यूपी में उपचुनाव है, इसीलिए अखिलेश के निशाने पर सनातन साधु, संत और मठाधीश हैं। सवाल यह भी कि क्या यूपी उपचुनाव की लड़ाई तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के बीच आ गई है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने हैं। सियासी पारा इसलिए भी 7वें आसमान पर है क्योंकि सामने उपचुनाव है। अखिलेश यादव जो भी बोल रहे, योगी आदित्यनाथ उस पर करारा पलटवार कर रहे और इस बार अखिलेश के माफिया और मठाधीश को एक तराजू पर रखने वाले बयान पर योगी ने करारा और तीखा प्रहार किया है। अखिलेश के बयान पर प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। अखिलेश के मठाधीश को माफिया से जोड़ने वाले बयान पर सूबे की सियासत में घमासान मचा है। सनातन विरोधी बयान देकर अखिलेश फंसते नजर आ रहे। तमाम साधु संत पहले से ही अखिलेश के विरोध में सामने आ चुके हैं। कल ही साधु संतों ने सरजू की जलधारा में मंत्रोच्चार के बीच अखिलेश यादव को तिलांजलि दी थी। साधु संतों का कहना है कि मठाधीश को माफिया बताकर अखिलेश ने पूरे भारत में फैले करोड़ों साधु संतों का अपमान किया है। उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इससे पूरे देश में फैले करोड़ों साधु संतों को उन्होंने व्यक्तिगत टारगेट किया है और साधु संतों को माफिया बताने का प्रयास किया है। तो अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश से बहिष्कार किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए, ऐसे राजनीतिक पार्टी की सिर्फ तिलांजलि देनी चाहिए। अखिलेश के बयान से साधु संत गुस्से में हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बयान को ही हथियार बनाकर पलटवार किया है तो समाजवादी पार्टी फिर से आग बबूला हो गई है। समाजवादी पार्टी ने फिर से मठाधीश को लेकर सवाल खड़े कर दिए और सोशल मीडिया पर लिखा, मठ को चलाने वाले मठाधीश और धर्म के मार्ग पर चलने वाले संतों में बहुत अंतर है। बस यही कहा जा सकता है कि ऐसे अपराधी किस्म के मठाधीशों की मठाधीशी का अंतिम समय निकट है। जनता ऐसे मठाधीशों को जल्द सत्ता से आउट करने वाली है। अपराधी मठाधीशों और महाभ्रष्टाचारियों से यूपी की सत्ता को मुक्ति मिलने वाली है।
अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बार बार इस तरह से हिंदुओं का अपमान कर रही है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने जब दंगाइयों पर बयान दिया कि आज दंगा और दंगाई गायब है, आम जनता खुश है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है, तो भी समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर पहले सीएम योगी को ही दंगाई बताने की कोशिश की। लेकिन इसी के बहाने सीताहरण का जिक्र करते हुए एक बार फिर साधु पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी ने लिखा, सबको तो याद होगा ही कि सीताहरण को आया तो रावण भी साधु के वेश में ही था। बार बार सनातन और हिंदुओं पर समाजवादी पार्टी अटैक कर रही है तो योगी आदित्यनाथ पलटवार कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही शायराना अंदाज में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को यूपी में गुमराह करने वाला तो बताया ही, साथ ही दोनों की तुलना भस्मासुर से भी कर दी। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। एक तरफ उपचुनाव से पहले अखिलेश मारे गए डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। मंगेश के परिवार को आर्थिक मदद देकर यादव वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए साधु संतों और मठाधीशों पर हमला बोल रहे हैं? क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव साधु संतों का अपमान कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि यूपी में उपचुनाव का मुद्दा रावण, भस्मासुर, मठाधीश और औरंगजेब होंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल कि क्या यूपी की लड़ाई तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के बीच आ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी जी हिंदू धर्मगुरु, फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आतिकुर रहमान जी है मुस्लिम स्कॉलर, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई आपसे शुरू करता हूं। औरंगजेब की आत्मा मठाधीश को माफिया कौन बता रहा था ये सबको पता है, तो ये तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स है, इसी के सारे उपचुनाव में आप लोग हैं। राकेश जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जब से ये एक शब्द मिला है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, मतलब मुझे लगता है कि जब से मैंने आंखें खोली हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ है तब से ये तुष्टीकरण तुष्टीकरण सुनते चले आ रहे हैं। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को उत्तर प्रदेश में किस तरह से जनता ने नकारा है ये इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुष्टीकरण और तमाम चीजों पर आ जाते हैं। राकेश जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी की जो लैक ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की में तो कमी थी ही, और इनकी एक तरफ इच्छा शक्ति में जबरदस्त कमी थी। इच्छा शक्ति किस चीज की? देश और प्रदेश के काम करने की। लेकिन इनका कॉमन सेंस के मामले में भी इनका डिब्बा कितना गुल है ये आज की तारीख में पता चला। अरे मैं राकेश पांडे जी, आपके नाम से तो लगता है कि आप या तो उत्तर प्रदेश से होंगे या बिहार से होंगे। आप लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी तो मुहावरे भी नहीं समझती है और ये समझेंगे भी नहीं, क्योंकि देश के सोशल फैब्रिक को भी इनको समझ में नहीं आता है। अब मान लीजिए एक मुहावरा दिया जाता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे तो क्या हज को बिल्ली चली जाती है या हज में खाली वही जाते हैं? नहीं, ये सर दरअसल आप जो मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मठाधीशों वाला दांव उल्टा पड़ गया, वरना आपको सीताहरण की याद आ जाती है। आप मठाधीश को माफिया बताने लगते हैं, फिर मठाधीश और साधु संतों में फर्क करने लगते हैं, मेरे नाम पर चले जाते हैं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं इस पर देखने लगते हैं। फिर मैं पूछ दूंगा कि नाम से, चेहरे से कौन आपके साथी गठबंधन में कहां किसको क्या, तो सर वो बहुत दूर तक चली जाएगी। सिंपल सी बात है, मठाधीश को माफिया, साधु संत को आप कहीं और से जोड़ देंगे, भगवा को लेकर कुछ और कहने लगेंगे, आप लोग पर्सनल हो जाते हैं। सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है। राकेश जी, पर्सनल बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोल रहे हैं कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके बलात्कारियों में क्या राम दुलार गौर की आत्मा घुस गई है?
उसी अयोध्या में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो क्या उसमें कुलदीप सिंह सर उसी अयोध्या में मोहित खान को आपने अपनी पार्टी से नहीं निकाला फराज किदवई, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, उसे आपने अभी बाइज्जत अपनी पार्टी में रखा हुआ है, पार्टी से निकाल दिए होते अगर ये मान रहे कि कोई बुरी आत्मा उसके अंदर घुस गई थी तो। राकेश जी, आईआईटी बीएचयू जैसा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन जो कि खाली देश में नहीं पूरे विश्व में उसका नाम है, वहां के जो 3 रेपिस्ट थे, जब वो निकल करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वागत करते हैं। देखिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप आईआईटी चले जा रहे हैं। प्रदीप भंडारी, आप लोग कहावत नहीं समझते हमारी जमीन हथिया ली है, आप लोग शायद यूपी से नहीं। रेपिस्टों का जो महिला मंडन है, राकेश जी, जिनके नेता, किदवई जी सुनिए, किदवई जी सुनिए, जिनके नेता रेपिस्ट जब होता है, इनका मोहित खान रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, रेपिस्ट के गले में हाथ डाल के उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इनका दूसरा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो जाता है रेपिस्ट के साथ में। ये सब तो सब बलात्कारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, जिनके राज के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित हुआ करती थी। एनसीआरबी का डेटा कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अखिलेश राज के अंदर माफिया राज हुआ करता था। और हम इनके मुहावरे को क्यों माने, इनकी प्रवृत्ति क्या है। जब इनकी शासन हुआ करता था अयोध्या के अंदर, ये घंटे मंदिरों के अंदर आरती रुकवा देते थे जब नमाज चला करती थी। ये देखिए फेमस फोटो पुलिस वाले की, तो ये क्या बात करेंगे, ये मियां मुलायम काशीराम चले जाएंगे जय श्री राम, इस तरीके के जो नारे दिया करते थे, इनसे बात करेंगे मुहावरे की। इनकी प्रवृत्ति एंटी हिंदू है। ये लोग ने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, ये इनकी प्रवृत्ति है। तो जब जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं पूछेगा हम इनके एंटी हिंदू है। और मोहित खान को सिर्फ इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से हटा दीजिए अपनी पार्टी से, 14 साल की बच्चे का रेप करने वाले को नहीं हटा पाए, तो क्या है ये कह रहे हैं, इनको सिर्फ हिंदुओं से नफरत है और बच्चियों के बलात्कार करने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये ध्रुवीकरण वाला एजेंडा किदवई साहब आप लोगों का एक्सपोज हो गया, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा कौन चाहता है, कौन पसंद करता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे थे। देखिए राकेश जी, प्रदीप भंडारी जी जो हैं, इनको मैं बहुत पहले से सुनता चला आ रहा हूं और मैं मानता हूं कि वाकई ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी इन्होंने गलती से एनसीआरबी के डेटा का जिक्र कर दिया। राकेश जी, खुला चैलेंज, जगह प्रदीप भंडारी जी की, चैनल और प्रदीप भंडारी जी का, साबित करें कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध होते थे, ये 2017 से 2022 के बीच में हुए। उसी एनसीआरबी रिपोर्ट का डेटा आप लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने 2022 और अभी 2019 के अंदर इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया है, महिलाओं ने वोट दिया 50% से ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं आप। महिलाओं से आइए मेरे साथ उत्तर प्रदेश घूमिए, उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा मैंने घूमा है। क्या आपके साथ राज के अंदर अतीक अहमद जैसे गुंडों को आप प्रोटेक्ट करते थे, भू माफियाओं को आप प्रोटेक्ट करते थे। आ जाइए महिलाओं के ऊपर डिबेट के, उत्तर प्रदेश में महिलाएं योगी राज्य में ज्यादा सुरक्षित है कि इनके राज्य में सुरक्षित थी। जवाब नहीं दे रहे आप, प्रोटेक्ट किया आपने, फ्रंटलाइन में खबर छपी थी। सुनिए, अरे सुनिए सर, मोहित खान पे तो नहीं बोले ना सर, सुन लीजिए भाई साहब, मोहित खान पे नहीं बोल रहे। 2024 को फ्रंट लाइन में खबर छपी थी, उस खबर के हिसाब से सुनिए। अब नहीं बोलने देंगे, अब इसलिए नहीं बोलने देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। नेता जाहिद में फ्रंट लाइन की 11 जनवरी 2024 की खबर के हिसाब से 2012 से लेकर के 2016 जिसकी तस्करी की एफआईआर हुई है। अभी मैं 200 फोटो दिखा दूंगा, ऐसे परेशान मत होइए। खोलिए एक मिनट, खोलिए ओपन चैलेंज, बताइए हमारे किस शीर्ष नेता ने एक रेपिस्ट को प्रोटेक्ट किया। खोलिए, चैलेंज करिए, किसने डीएनए टेस्ट की बात करी, किसने डीएनए टेस्ट की बात करी, खोलिए ना फोन। अच्छा मैं एक मिनट में बीच में आता हूं। सुनिए किदवई साहब, आपके चैलेंज को प्रदीप भंडारी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने एक बात कही थी कि प्रदीप भंडारी का चैनल, तो प्रदीप भंडारी पार्टी में किसी चैनल में नहीं है, तो सर आप लोग किसी सार्वजनिक जगह को तय कर लीजिएगा या फिर किसी चैनल में एक दिन साथ आ जाइएगा, तो उस दिन डिबेट वहां पर हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कोर्ट किया सर, आप एनसीआरबी पर गए किदवई साहब, आप एनसीआरबी पर गए, बावजूद इसके कि अपराध पर आज बहस नहीं हो रही है। बात में बहस आज आप लोग सनातन एंटी सनातनी हो जाते हैं, उस पर मैं डिबेट कर रहा हूं। लेकिन एक आपको 2016 का आंकड़ा कोट करता हूं, पहली बार यूपी के इतिहास में 4-5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था, जिसमें हत्या था, बलात्कार था, अपहरण था, ठीक है,
और डकैती में चौथे नंबर पर था। तो पहली बार यूपी के इतिहास में आप लोगों के शासनकाल में और किदवई साहब आप लोगों की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चली गई थी। ठीक है, खैर मैं फिर आ रहा हूं लौट के। ये भगवा से चिढ़ है, साधु संतों से चिढ़ है, अयोध्या अभी तक गए नहीं अखिलेश यादव, नई नई तारीखें आ रही हैं। तो सर एंटी मुस्लिम होकर चुनाव जीतना चाहते हैं यूपी में सिर्फ आप लोग? गलत नैरेटिव सेट करके जा रहे हैं। जो आपने बोला वो बिल्कुल गलत है। जो आपने बोला वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, नैरेटिव सेट करके जा रहे हैं। बिल्कुल नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूं। 2009 ये डेटा है जो मैंने कोट किया है एनसीआरबी का, और चैलेंज दे रहा हूं कि आप गलत साबित करिए इसे। चैलेंज दे रहा हूं कि भाई साहब गलत साबित करिए आप इसे। बीच में कंपेयर करिए। 699 मर्डर हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 45 दिन में। जून 12, 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 45 दिन में इनके शासन में 699 मर्डर हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़ित महिलाएं और दलित। ये एंटी हिंदू पे जवाब नहीं दे सकते और गोलपोस्ट करे उस गोलपोस्ट में भी गई। नंबर 1 है महिला के खिलाफ हो रहे अपराध में। मैं तो चैलेंज करता हूं। आपकी तरफ तो चैलेंज करता हूं। नहीं, मैं फिर आ रहा हूं। अरे सुनिए, अभी अपराध पर किदवई साहब मैंने फिर कह दिया, आपने एक बात की तो मैंने एक आंकड़ा कोट कर दिया सर। मैं ये कह तो रहा हूं ना, कभी आप योगी के कपड़े देखते हैं, कभी आपकी पार्टी के नेता मठ पर बुलडोजर चलवाने की बात कह देते हैं, कभी अयोध्या की जिक्र आ जाती है। तो सर इतनी दिक्कत क्या है कि आपने मानकर बैठा है कि हिंदू को जातियों में बांटकर जो थोड़ा वोट मिल जाएगा, मुस्लिम का पूरा वोट चाहिए? इतनी दिक्कत सनातन से, साधु संतों से, मठों से? प्रॉब्लम यही है राकेश जी, प्रॉब्लम यही है कि दलितों को, वंचितों को और बहुजन समाज को उसका अधिकार नहीं देना चाहते। रेप हुआ राकेश जी, क्या वो दलित, क्या वो वंचित समाज से नहीं आती थी? मोहित खान कौन था? क्या बात कर रहे हैं वंचितों की? भारतीय जनता पार्टी देश के 90% बहुजनों को नेशनल रिसोर्सेज से बाहर रखना चाहती है। मैं आगे बढ़ जनता पार्टी नहीं बोल पाएंगे, अयोध्या की डेट नहीं बता पाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, 2 लड़के भस्मासुर की तरह हैं और भस्मासुर की तरह कहने के पीछे अपनी अपनी बातें हैं, क्योंकि एंटी हिंदू स्टेटमेंट सपा से भी आते हैं, एंटी हिंदू स्टेटमेंट आपकी पार्टी से भी आते हैं। राकेश जी 2 बातें हैं इसमें। एक तो पॉलिटिकल थॉट है और दूसरा जो बात है शाब्दिक आचरण की बात है। शाब्दिक आचरण तो मैंने कई बार कहा, पिछले 10 साल में मोदी काल में सब पार्टियों का शाब्दिक आचरण गिरावट आई, मर्यादित शाब्दिक आचरण अमर्यादित हो गया। तो इसको रोकने की आवश्यकता है, चाहे योगी जी हो चाहे दूसरे लोग। दूसरी बात जो पॉलिटिकल है, 4 जून के परिणाम के बाद जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उनके एक मन में सपने संजो रखे थे कि मोदी जी के बाद वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे, तो उनके ऊपर कुठाराघात हो गया। अब उसका कैसे खींच निकालने, तो ऐसे निकालेंगे। अब अखिलेश जी ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया, बाबा को वैसे रिपीट करने की क्या आवश्यकता? जब आप साधु सन्यासी हो तो आपकी लैंग्वेज दूसरों से तो फर्क आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? राजनीतिक की भाषा हो जाएगी। तो आप ये चाहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब ना दें? नहीं तो उसी भाषा में दें क्या? अच्छी भाषा में भी दे सकते हैं। पहले तो ये मानिए कि आप लोगों की भाषा खराब है। मेरी बात तो सुन लो पहले, पूरी तो बोल लें, तो फिर आप कहोगे जो भी मान लूंगा सब। जिस सरकार की मानसिकता, बलात्कारियों की बात अभी भंडारी जी कर रहे हैं, चिन्मयानंद का बलात्कार केस कौन वापस ले रहा? हिंदू सनातनी रात्रि में करते हैं क्या दाह संस्कार? हाथरस में बच्ची का किया कि नहीं? अब मैं बहुत एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, रोज रेप हो रहे हैं, पर असली बात यह है कि ठीक है, आपने मोहित खान पर बोल लिया, मैंने कहा ना, आपने कलकत्ता में बोल लिया, अभी यूपी से आपने कन्नौज पर बोल लिया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला, आपने राजस्थान में अपने उस मंत्री पर बोल लिया जो कहता था मर्दों का प्रदेश है। आप डेटा की बात कर रहे थे अभी, आप तो सर सेलेक्टिव हो जाते हैं ना, दिक्कत यही है। फिर बोलिए कि ठीक है, मैंने आपको शाब्दिक आचरण की बात करी, सब में गिरावट आई है, प्रधानमंत्री से लेकर तो आप अपना नहीं देखेंगे? मैं तो सबको मान रहा हूं ना, अपना क्या, मैं तो सबके लिए एक जवाब। राहुल गांधी आरजी का रेप और मर्डर केस पे डिस्ट्रैक्शन शब्द का प्रयोग करता है, जो महिलाओं के लिए ऊपर खड़े होने की बात कहता है कि डिस्ट्रैक्शन है। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? ये लोगों ने 40 साल तक अयोध्या में प्रभु श्री राम के केस के अंदर ऐसे एडवोकेट बैठाए थे जो केस को आगे तक सुप्रीम कोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं कर पाए। कपिल सिब्बल जो है, जो एंटी हिंदू व्यक्ति है, जो देश जानता है किस तरीके से, उनको ये पैरवी करवाने की बात करते थे। क्या बात करेंगे? ना राम पे बोल सकते हैं ना महिलाओं पे बोल सकते हैं। कभी क्या नहीं, ठीक है, कठुआ रेपिस्टों के बैकर्स को ये टिकट देते नहीं, महिला अपराध पर एक तो फिर आप लोग डिबेट वहीं लेकर जा रहे हैं। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज, मठाधीशों पर बातचीत हो जाए, फिर कोई कहे कि नहीं मठाधीश अलग होता है, संत अलग होता है, भले भगवा पहनते हैं तो क्या हुआ? तो ये परिभाषा अगर कोई दे रहा है तो इसका क्या मतलब निकालें? नहीं देखिए जी, ये तो ऐसा पूरे देश और दुनिया देख रहा है कि जिस प्रकार से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी
प्रधानमंत्री बने हैं और स्वाभाविक है कोई न कोई आता है प्रधानमंत्री बनता है, कभी सत्ता पक्ष होती है फिर विपक्ष आता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष एक हताशा की स्थिति में है, पूरा विपक्ष, चाहे दक्षिण से स्टालिन ले लीजिए, चाहे बिहार से जो वो थे, वो जो रामायण पे भगवान राम पे टिप्पणी करने वाले थे, चाहे इसके बाद इनके सपा की पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य थे, अब माननीय अखिलेश यादव जी, यानी कि सभी मिलकर के हर बात पे, यानी मोदी जी से लड़ाई है, योगी जी से लड़ाई है, बीजेपी से लड़ाई है, और आ जाते हैं सनातन पे, आ जाते हैं मठ और मठाधीश पे, आ जाते हैं हमेशा मंदिर पे, आ जाते हैं रामचरितमानस और भगवान राम पे। तो ये निश्चित रूप से हताशा दिखा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे खुद भी कि जिस हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो राम और कृष्ण की धरती है, यहीं पे उनका विरोध करके, यहीं पे भगवा का विरोध करके, आखिर मठों में बैठे हुए जो पीठाधीश्वर है, संत है, जो लाखों की संख्या में, उन्होंने क्या बिगाड़ा है भाई? आपके वो विरोधी तो है नहीं, आप तो जब चुनाव आता है तो जाकर के तुरंत आप मठे मंदिरों में आशीर्वाद लेने लगते हो, और इस चुनाव नहीं रहता है तो मठाधीश और माफिया और गुंडों को एक साथ जोड़ने लगते हो। किसी मौलाना को तो नहीं जोड़ा, किसी पादरी को तो नहीं जोड़ा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अत्यंत निचले गिरता हुआ स्तर है, जो अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि स्तर गिरा है, तो ये विपक्ष का स्तर गिरा है, और विपक्ष गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और नहीं, ठीक है, मैं इस पर फरहाद किदवई से जवाब लेता हूं, लेकिन अतिकुर रहमान जी करता है जो बातें हैं, कोई साधु संतों को कुछ बोल दे, सनातन पर गाली दे दे, कोई गणेश पंडाल पर पथराव कर दे, कहीं कुछ हो जाए, तो इससे एक खास वर्ग का, मैं सीधे पूछता हूं, मुस्लिम वोट बैंक का सेंटिमेंट सेटिस्फाई होता है क्या? क्योंकि ये भ्रम तो है विपक्ष को, क्योंकि बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं। जी राकेश जी, मैं चाह रहा था कि आप यही सवाल मुझसे करें, और मैं देखिए पहले भी कह चुका हूं कि जो हमारे संत महात्मा हैं, हमारे उलेमा हैं, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इनका दर्जा इतना ऊंचा होता है या इतना ऊंचा होना चाहिए कि ये मामूली पॉलिटिशियन चाहे कुछ भी बोल ले, इनके जो रुतबा है उसके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद के लिए भी मैंने पहले भी मेंटेन किया है कि चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की जो छवि है, जो इमेज है मुस्लिम समाज के अंदर, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम जो है स्कॉलर, हम इस बात का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं कि भाई कहां पर वो गलती कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद या किसी भी ऐसी हस्ती को गलत बोलने में। यहाँ पर सवाल ये है राकेश जी कि आपने अंदाजा कैसे लगा लिया कि अगर कोई संत महात्माओं को, हिंदू संत महात्माओं को गलत बोलेगा, खराब बोलेगा, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो मुस्लिम वोट बैंक नहीं, अतिकुर रहमान जी, मैंने अंदाजा नहीं लगाया सर, और ना मैं ऐसा मानता हूं। ये मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा कि अगर कोई तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई इस तरीके के स्टेटमेंट देकर हिंदू धर्म को, सनातन को गाली दे रहा है, तो मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा? राकेश जी, वो करते रहिए, लेकिन मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि मुसलमान उस अखिलेश यादव को या उस कांग्रेस पार्टी के नेता को या किसी को भी इसीलिए वोट कभी नहीं देगा कि वो हिंदू धर्म गुरुओं को किसी तरह से नीचा दिखाए। इसी तरह से मेरा ये मानना है कि जो महाराजगिरी में, महाराष्ट्र में प्रॉफिट मोहम्मद के लिए अनाप शराब वक्तव्य कहे थे, उससे हमारे हिंदू भाई जरा भी उनको नहीं, वो गलत है। आतिकुर रहमान जी, प्रॉफिट साहब के खिलाफ, मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई कुछ भी आपत्तिजनक बोलेगा वो गलत है। मैं इस मंच से कह रहा हूं, इस लाइव शो में कह रहा हूं, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता है, और जो समर्थन करेगा वो मानसिक तौर पर दिवालिया है। मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूं, लेकिन मैं जो सवाल है, मैं उस सवाल पर वापस लौटता हूं। फरहाद किदवई साहब, जो स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे थे, आप लोग जानबूझ कर देते हैं। मैंने पर्सनल वाला सवाल पूछा, आप कह रहे हैं पर्सनल नहीं होते हैं, लेकिन मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। योगी जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़े पर चले जाते हैं। शिवपाल यादव कहते हैं कपड़े संतों माला पहनते हैं, लेकिन नहीं है। डिंपल यादव 2022 में कह चुकी हैं जंग का रंग वही होता है जो योगी कपड़े पहनते हैं। कुछ दिन पहले बुलडोजर चलाने की बात उदित राज ने कह दी थी, बाद में पलटकर माफी भी मांगने लगे थे कि गलती से गेस्ट हाउस की जगह हमने राम मंदिर बोल दिया था। तो सर, ये नीयत दिखाती है जो बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि आपका टारगेट कहां है? देखिए राकेश जी, मैं आपसे फिर से ये बोले दे रहा हूं कि जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग अगर ये सेट करना चाहते हैं, तो जनता ने 2024 में उत्तर प्रदेश में जवाब दे दिया है। अब मैं 2022 में क्या था? भारतीय जनता 2017 में क्या जवाब था? अरे सर ठीक है,
अरे सर 2017 में हमको मैंडेट नहीं मिला, हम नहीं मिला ना सर, एक्सेप्ट करते हैं। 2022 में भी नहीं मिला, 2019 में भी नहीं मिला था। हाँ 2022 में भी नहीं मिला, नहीं मिला मैंडेट, ठीक नहीं मिला ना। तो जो जनता ने जो मैंडेट नहीं दिया वो नहीं दिया, और जब दिया तो दिया, जनता का मैंडेट सर आंखों पर। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि किसी भी सूबे का, किसी भी स्टेट का चुना हुआ मुख्यमंत्री संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है कि वो जो भी करेगा उनकी एक पूरी ओथ होती है राकेश जी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, वो रोज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 की धज्जियां उड़ाते हैं जब वो सदन के पटल पर कहते हैं कि मैं किसी एक कम्युनिटी का साथ दूंगा। प्रदीप भंडारी बिस्वा शर्मा रोज आर्टिकल 15 की धज्जियां उड़ाते हैं जब वो बोलते अभी हैं कि तक महंगाई जो है मुसलमानों की अखिलेश वजह से यादव बढ़ रही है। प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं गए, उन्होंने चुनावी स्टंट के रूप में कहा था मैं बाद में जाऊंगा। अभी तक उनने क्या आपको तारीख का ऐलान किया? नहीं किया। इससे आप इनके एंटी हिंदू एड समझ सकते हैं। आप मुझे बताइए, राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के मेंटर क्या कहते थे? मंदिरों में जाना बकवास बात होती है। क्या राम गोपाल यादव को हटाया गया? पार्टी से नहीं हटाया गया। आपको याद होगा कांग्रेस के समय में क्या हुआ था 2024 चुनाव से पहले? सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा गया था। क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ने उसका खंडन किया था? नहीं खंडन किया था। भगवा जीत का कलर होता है, भगवा सनातन का कलर होता है। क्या इनने भगवा आतंकवाद जब शब्द का प्रयोग किया था, क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस वक्त, या अखिलेश यादव जी ने उस वक्त उसका खंडन किया था? नहीं किया था। ये लोग ट्रेडिशनली एंटी हिंदू हैं। ठीक है, लेकिन फराज किदवई साहब समझिए कि चर्चा शुरू कहां से हुई। मठाधीश माफिया की तुलना नहीं करने जाते तो यह चर्चा नहीं शुरू हुई होती। यह आपको समझना चाहिए था, नहीं इधर से आता ना। आपको आज संवैधानिक मर्यादा क्या आप हवाला दे रहे होते, आप असम चले गए। चलिए वक्त इतना ही है।